हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग ट्वेल्थ के हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोग का ट्वेल्थ में 100 मार्क का हिंदी लिए हैं तो उसमें आपको 2 किताब मिलेगी। एक आपको ये भाग 1, 2 और एक भाग 1। तो आज हम लोग दिगंत भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें हम लोग आज बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोगों ने एक किताब का मूल्य 50 रुपया है। और दोस्त इसमें भी 2 भाग हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है, एक प्रतिपूर्ति है। तो आज हम लोग दोस्तों गद्य खंड के बारे में पढ़ेंगे। गद्य खंड में बातचीत कविता, यहाँ इसमें भी 13 होगा। यहाँ 9 के बाद 10 होता है, यहाँ 14 है, यहाँ 13 होगा। इसमें भी 13। तो दोस्तों आज हम लोग बातचीत कविता बालकृष्ण भट्ट लिखी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या क्या लिखी है इसके बारे में। और दोस्तों ये भी आप लोग याद कर लें, क्योंकि इससे भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे कह सकता है आपको बालकृष्ण भट्ट किसने लिखा बातचीत, या ऐसे कर सकता है त्रिज किसने लिखा। इसके कौन 4 ऑप्शन दे सकते हैं, को भरना रहता है। तो यहाँ उदय प्रकाश आपको भरना है। तो दोस्तों इसी तरह चलते हैं। और अब हम लोग दोस्तों अब हम चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ गद्य खंड किसे कहते हैं, जिसमें से कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, स्मरण, व्यंग, आत्मकथा, पत्र लिखे जाते हैं आदि बहुत कुछ लिखे जाते हैं। उससे हम गद्य खंड कहते हैं, जिसमें कहानी पढ़ते हैं। नाटक इसे हम गद्य खंड कहते हैं। दोस्तों ये आपके नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन इसको जानना जरूरी है गद्य खंड किसे कहते हैं। और काव्य खंड के बारे में पढ़े तो काव्य खंड में दोस्तों कविता, गीत, गाना आदि आता है काव्य खंड में। इसमें खंड में ये सब लिखा होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है बालकृष्ण भट्ट के बारे में। हमारा पहला गद्य खंड का पहला कविता यही है, बालकृष्ण भट्ट है। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में इसके बारे में पहले जान ले कि इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इसने क्या क्या किया। इसके बाद इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो दोस्तों आज इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका जन्म दोस्तों 23 जून 1840 ईस्वी में हुआ, और इसका निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ। और इसका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके माता पार्वती देवी है, जो सुसंस्कृत महिला थी, मतलब बहुत ही अच्छी महिला थी। और इसके पिता की बात करें तो इसके पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे, और वो एक व्यापारी थे, बहुत छोटे व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे। तो दोस्तों ये चारों चीज़ दोस्तों आपके एग्जाम में बालकृष्ण भट्ट के बारे में ज़रूर पूछ सकता है, क्योंकि ये पहला हमारा है। तो ये तो आपके सभी चैप्टर के सभी लेखक के बारे में इतना चीज़ पूछ सकता है। और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम इसके शिक्षा पढ़ाते हैं। इन्होंने शिक्षा कब कैसे प्राप्त किया। दोस्तों इन्होंने शुरू में अपने माता से प्रेरित होकर इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया प्रारंभ में। उसके बाद इन्होंने 1867 ईस्वी में दोस्तों प्रयाग के मिशन स्कूल जो प्रयाग में है, प्रयाग के मिशन एंट्रेंस की परीक्षा दी 1867 ईस्वी में। और उसके बाद ये 1869 से 1875 तक उसी मिशन स्कूल के अध्यापन बन गए दोस्तों। जिस मिशन स्कूल में पढ़े थे उसी के ये अध्यापन बन गए। उसके बाद दोस्तों ये 1885 ईस्वी में CAV स्कूल है दोस्तों प्रयाग में, इसके भी अध्यापन रहे। उसके बाद 1888 में कास्तिया पाठशाला में इंटर कॉलेज में प्रयाग अध्यापक नियुक्त 1888 में दोस्तों। लेकिन ये सब बहुत कुछ बने ये, लेकिन अंततः ये अपने लेखक का ही काम किया, क्योंकि दोस्तों इसका थोड़ा सा जो है इसका स्वभाव, इसका उग्र स्वभाव के था, इसका स्वभाव उतना अच्छा नहीं था दोस्तों। इसी कारण इस सबको इस सारी नौकरी लोग इसको छोड़नी पड़ी। उसके बाद ये अपना लेखन का ही काम शुरू किए। इसके पिता मर गए थे, कुछ दिन इसको व्यापार का भी काम करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों ये लेख का ही काम किए दोस्तों। उसके बाद इन्होंने ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 ईस्वी में लिखे, जो 23 साल तक लिखते रहे। मासिक पत्रिका होता है दोस्त, जो 1 महीना में एक बार आता है पत्रिका, उसे मासिक पत्रिका आते हैं। 33 साल तक लिखते रहे हिंदी प्रदीप दोस्तों, ये पूछ सकता है। तो दोस्तों इससे आप जरूर याद रखें हिंदी प्रदीप किसने लिखी, मासिक पत्रिका किसने लिखी, कब लिखी, तो यह याद रखें। 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता
स्वयंवर की कठोर आलोचना की। इसमें दोस्तों ये आलोचना की। उसके बाद दोस्तों इसके अंतिम समय जब ये मरने वाले थे उससे कुछ दिन पहले दोस्तों श्याम सुंदर दास काशी से आमंत्रित किए इसको हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए, लेकिन दोस्तों इसका स्वभाव उग्र स्वभाव का था दोस्तों, इसलिए यहाँ पर भी ये नहीं लिख पाई, इसको यहाँ से निकाल दिया गया, इसको यहाँ हटा दिया गया दोस्तों। अब इसके हम रचना की बात करें तो चलिए दोस्तों इसकी रचना की बात करें। पूछा करता है अक्सर पूछता है किसकी रचना है या कौन है नहीं है, तो दोस्तों ये रचना में ये उपन्यास के बारे में पढ़ी थी। रहस्य कथा, न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 एक सुजान, गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। दोस्तों ये सब पूछ सकता है, इसमें कोई एक दे देगा और बोलेगा ये किसने लिखी है, तो दोस्तों आपको वहाँ ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें टिक। दोस्तों आपको एक दो बार इसे पढ़ ले दोस्तों। ये इसका नाटक है पद्मावती, कृतार्थ, जून्य, वेनी सहाय, शिशुपाल वध, नल दंपति या दंपति स्वयंवर। उसके बाद शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित, पंचम मेघनाथ वध, कट्टर, सुम की एक नकल, विरला, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित। दोस्तों ये सब एक बार आप दोस्तों पढ़ ले, आपके स्क्रीन पर इसे पॉज करके इसे 2-3 बार पढ़ लें। ऐसे इंग्लैंडेश्वरी और भारत जनी, भारतवर्ष और कली, दो दूर देशी, एक रोगी और एक वेद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। और इसका प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आषाढ़ विंडन आदि। और दोस्तों ये 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, उसमें 100 सुपर बहुत महत्वपूर्ण। और इसमें एक हमारे निबंध दिया हुआ दोस्तों भट्ट निबंध वाला, दोस्तों इसे याद रखें, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप लोग 1-2 बार पढ़ लें, ये आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में और बात करें तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट भारत हिंदू युग के थे। और भारत हिंदू युग क्या होता है दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत हिंदू युग होता है दोस्तों, इसका सदस्य था भारत हिंदू हरिश्चंद्र। ये भारत हिंदू इसी के नाम पर भारत हिंदू युग पड़ा, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा योगदान था भारत हरिश्चंद्र का, इसलिए इसके नाम पड़ा। और प्रताप नारायण मिश्र में प्रेम घन, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट आदि बहुत महान साहित्यकार थे दोस्तों। साहित्यकार में दोस्तों 2 आते हैं, गद्यखंड और काव्यखंड। दोस्तों आपको मैं बताया गद्यखंड किसे कहते हैं, काव्यखंड किसे कहते हैं दोस्तों। ये और इसका उद्देश्य था दोस्त देश के सभी लोगों को जागरूक करना। ये अपने साहित्य लिखते थे और उसमें ऐसी शब्दों का उपयोग करते थे, ऐसे व्यंग लिखते थे जिससे देश के लोग उससे उत्साहित होते थे और बहुत सारे काम करते थे दोस्तों। भारत हिंदू युग का यही इसका मेन उद्देश्य था। तो दोस्तों और इसके बारे में और जाने तो ये हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और नाटककार थे। ये हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे और नाटककार भी थे दोस्तों। ये पत्रकार थे, निबंधकार थे, नाटककार, ये तीनों चीज़ थे ये। और इसका दोस्तों ये इन्होंने एक बात कहा था, साहित्य केवल कल्पना, विकास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। इसमें मैंने लाल कलम का टिक लगाया, उसे ज़रूर दोस्तों आप लोग याद रखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है। तो बालकृष्ण भारत हिंदू युग के थे, इसके बारे में दोस्तों। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे इसके जो इन्होंने बातचीत कविता लिखी है उसके बारे में, उन्होंने उसमें क्या क्या है दोस्तों, चलते हैं उसके बाद। बातचीत कविता दोस्तों ये हम पूरे पढ़ेंगे ना, इसका हम शॉर्टकट बता देते हैं दोस्तों। बातचीत कविता में लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं दोस्तों, उन्होंने बालकृष्ण भट्ट में लेखक कहते हैं कि हमारे पास भगवान के द्वारा जो शक्तियाँ वरदान में दी गई है दोस्तों, उसमें से वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति दोस्तों, वाक शक्ति के बाद क्या, वाक शक्ति दोस्तों है कि वाक शक्ति के द्वारा मनुष्य अपना सुख दुख का अनुभव कर पाता है, एक दूसरे के साथ अपना बोल सकता है, ये बताया गया है बालकृष्ण। और इसमें
और बातचीत के बारे में बेन जॉनसन का भी कहना है दोस्तों, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है दोस्तों। ये बेन जॉनसन का कहना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडिसन भी दोस्तों अपना मत दिए। व्यक्तियों के बीच बीच ही दो व्यक्तियों के बीच ही बातचीत हो सकती है दोस्तों, ये एडिसन का कहना है। और 3-4 आदमी 4-5 आदमी अगर बात करते हैं तो उसे रामरमोल कहा जाता है दोस्तों। इसने रामरमोल कहा है दोस्तों। इन्होंने रामरमोल कहा है दोस्तों। आप लोग एक किताब खरीद ले, किताब को 2-3 बार कहानी पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अपने से एक बार ज़रूर किताब पढ़े दोस्तों जब आप फ्री हो तो। दोस्तों बहुत सारे चीज़ इसमें बताया गया है कि बातचीत हमें कैसे करनी चाहिए हमारे। और लेखक भी अपना मत दिए हैं। लेखक ने दोस्तों अपना मत दिए हैं कि हमें अपने अंदर अपने में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे हम लोग दोस्तों अपने आप बात कर लिया करें। और उससे अपने मन को दोस्तों या हमारी विद्रीय मनोवृत्ति को ये संसार का एक बहुत बड़ा आईना मानते हैं लेखक। इसी सब के बारे में बताएं दोस्तों। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर आपको बता देते हैं दोस्तों। आप लोग किताब पढ़ लें तो उससे आप बहुत ही आसानी से अपने भाषा में क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों। आपको मैंने बातचीत में कविता में लेखक और क्या क्या जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आपको शॉर्टकट में बता दिया। अब हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो दोस्तों बातचीत कविता में पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति के बारे में पूछा गया है दोस्तों। इसके में मैंने लिखा, वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को जो अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी है उसमें से वाक शक्ति भी एक है। अगर मनुष्य के पास वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य भी दूसरे जीवों की भांति ही अपने दूसरे ज्ञान इंद्रियों से दूसरे का जो सुख दुख का अनुभव करता उसे आपस में दूसरे से कुछ ना का सुन पाता दोस्तों। ये बात सही है। अगर हमारे पास वाक शक्ति ना होता है, उन्हें बोलने की शक्ति को वाक शक्ति कहते हैं, हमारे पास नहीं होता तो दूसरे जीव है जानवर है उसी के भांति दोस्तों हम लोग भी हो पाते हैं। कोई सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते, किसी से कोई बातचीत नहीं कर पाते। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है दोस्तों। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का दोनों का अलग अलग विचार है दोस्तों। तो इसमें बेन जॉनसन का कहना है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का कहना, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। अगर 2 से ज़्यादा आदमी करते हैं, 3-4 आदमी करते हैं तो वो सिर्फ रामरमोल कहलाती है और यह सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है दोस्तों इस तरह। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है दोस्तों। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक यूरोप की एक कला है, बहुत प्रसिद्ध कला है, जिसमें दोस्तों यहाँ यूरोप के लोग इस कला का उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके द्वारा इसका दूसरा नाम सुहृद गोष्ठी है। इस कला के अनुसार लोगों में एक ऐसा हुनर हो जाता है जिससे वह सुनने वाले के कानों में अत्यंत सुख देने वाले शब्दों का प्रयोग अपनी वाणी में करते हैं। अपने वाणी में दोस्तों वो लोग बहुत ही सुख देने वाले, बहुत ही अच्छे बोलने वाले शब्दों का उपयोग करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वदा नवीन संसार की रचना कर सकता है दोस्तों। इसका उत्तर मैंने लिखा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप है। लेखक कहते हैं, मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न कर ले जिससे वह अपने आप बात कर लिया करे। इसके द्वारा वह सर्वदा नवीन संसार की रचना कर सकता है दोस्तों। आप लोग गाइड से ना देखे, आप लोग किताब पढ़े और किताब से अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें दोस्तों। वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, उसमें आप अच्छे मार्क आपको पा सकते हैं। कोई याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करें। तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना है, जिससे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्गत बात नहीं है दोस्तों। यह पंक्ति दोस्तों आपको ये चीज़ लिखना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। ये आप अगर लिख देते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिशन्स करते हैं
उसे लगता है कि आपके पास जानकारी है और आप बहुत कुछ पढ़े हैं। दोस्तों आप यहाँ ये जरूर लिखिए, यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के शीर्षक बातचीत से ली गई है, जिसके कवि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि। दोस्तों इतना अगर लिख दे दोस्तों, अगर आपको इतना याद नहीं रहता है दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं, यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2, दिगंत हमारे किताब का नाम है और भाग 2 इसका दिगंत भाग 2 किताब का नाम है और गद्य खंड से ली गई है। दोस्तों ये बात बता दिया मैं आपको। और इसका शीर्षक कहने का मतलब इसके जो ऊपर में हेडिंग जो रहते हैं उसको शीर्षक कहते हैं, बातचीत से ली गई है। दोस्तों इतना लिख दें। और इसका कभी याद नहीं तो आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हमारे भाग 2 गद्य खंड से ली गई है। और इसके बारे में फिर इसकी आप लोग व्याख्या कर सकते हैं जो भी सेंटेंस। इसी तरह दोस्तों आपको दिगंत भाग 2 गद्य खंड है तो गद्य खंड, काव्य खंड है तो काव्य खंड लिखना है। यहाँ शीर्षक आप लोग जिसका लिख रहे हैं वहाँ बदल दे और यहाँ बालकृष्ण भट्ट के जो कवि हैं, जो लेखक है हमारे, वो लिख देना आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ कवि जो कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है वो हमको लिखना है। तो हमारी भीतरी मनोवृत्तियाँ हमेशा बदलती रहती है, यह प्रपंच आत्मक संसार का एक बड़ा आईना है, इसमें जैसी चाहो वैसी सोच सकते हैं और वैसा कर सकते हैं, या कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों ऐसा कभी कहते हैं, इसको अपनी भाषा में लिखना है। आप लोगों किताब से पढ़ते हैं तो ये सब आपको बहुत ही आसान है और इससे अपने आप को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। 1-2 बार आप इसे पढ़ लेते हैं, अपने भाषा में लिखेंगे तो 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में सहूलियत होगा। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा होगा लिखने में। दोस्तों अब हम दूसरा आप चलते हैं, इसका खोज। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो इसमें दोस्तों आपको पहले लिखना है, यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के शीर्षक बातचीत से ली गई है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। यहाँ पर बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य बोलने से ही उसका गुण दोष प्रकट होता है, अर्थात सच है जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं हुआ। दोस्तों आप इस भाषा में जो आपको मैं लिखा इसमें लिख सकते हैं, अपना बदल सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। और आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, रमोवल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करें। दोस्तों 3-4 आदमियों के बीच आपस में बात करने का समय को रमोवल कहते हैं। तो जैसे इसको मैं बनाया दोस्तों, राम, मोहन, सोहन और गीता, गीता हो दोस्तों, गीता रमरोल कर रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। दोस्तों अगर आप लोग ऐसा भी लिखते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा आपको, जितना हम लोग वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय पर चलते हैं। तो लिंग निर्णय के लिए कर रहा है और उसका वाक्य बनाने के लिए भी कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ मेरा पहला शब्द है शक्ति, स्त्रीलिंग है, उद्देश्य पुल्लिंग है, बात स्त्रीलिंग है, लत पुल्लिंग है, नग पुल्लिंग, अनुभव स्त्रीलिंग, प्रकाश पुल्लिंग, रंग पुल्लिंग, विवाह पुल्लिंग, दांत पुल्लिंग। दोस्तों ये मैं आपको बताया स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन इसमें। दोस्तों इससे आप लोग वाक्य बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपके एग्ज़ाम में भी वाक्य बनाने के लिए नहीं पूछा जाता है, सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपको एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसके अनुसार आपको मैं बता दिया, उसमें सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा जाता है तो मैं आपको सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही उसका बताया, उसका वाक्य नहीं बताया। उसका वाक्य भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे विवाह हो रहा है, ऐसे बना सकते हैं। दांत अच्छा, इस तरीक़ा से दोस्तों आप लोग बना सकते हैं। और दोस्तों आज दोस्तों मैं आपको बातचीत की कहानी पूरा और बालकृष्ण भट्ट के बारे में उसकी पूरी मैंने जीवनी आपको बताई। दोस्तों आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, कम से कम एक लाइक तो करते ही जाए हमारे चैनल को। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।